गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके और डेली सुबह के 7 बजे हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से जुड़े हुए सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन की बात करूँ तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो वो है कि कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा कंट्री है जिसने दुनिया की सबसे पहली कोविड-19 वैक्सीन को बनाने का दावा किया है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा रशिया। चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन वो है, कौन सा पूर्वोत्तर राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये मुद्दा क्या है, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं सारा। देखिए अरुणाचल प्रदेश है जो हम लोगों का वो 6ठी की नहीं 5वीं अनुसूची के अंदर शामिल है। अब बात आती है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंदर क्या अंतर है। देखिए 5वीं अनुसूची के अंदर और 6ठी अनुसूची के अंदर अंतर क्या है कि जो 5वीं अनुसूची के अंदर जो हम लोगों का स्टेट आते हैं उनके अंदर जो भी लेजिस्लेशन से रिलेटेड कोई भी काम होता है वो हम लोगों का प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है। जैसे कि उस राज्य की कोई भी बाउंड्री के अंदर अल्टरकेशन करना, यानी बाउंड्री के अंदर बदलाव करना, एरिया के अंदर बदलाव करना, कोई भी नए डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिएट करना, वो सब हम लोगों का प्रेसिडेंट की थ्रू होता है, प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के थ्रू किया जाता है। और इसके अंदर जो हमारे 5वीं अनुसूची वाले जो राज्य होते हैं उनके अंदर हम लोगों का जो भी लेजिस्लेशन होता है वो सेंटर की हेल्प से ही स्टेट के द्वारा किया जाता है, जैसे बाकी स्टेट्स के अंदर होता है। हाँ, कुछ छूट होती है कुछ 2-3 फील्ड्स के अंदर, बट बाकी जो हम लोगों का मोस्टली जो भी प्रोसीजर किया जाता है वो हमारा जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं उन्हीं की तरह किया जाता है। जबकि जो 6ठी अनुसूची के अंदर जो हम लोगों के स्टेट आते हैं उन स्टेट्स के अंदर हम लोगों का 6ठी अनुसूची वालों के अंदर जो हम लोगों का जो भी लेजिस्लेशन होता है या एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। यानी कि कोई भी जैसे स्टेट्स के अंदर बाउंड्री को अल्टरकेशन करना, एरिया के अंदर बदलाव करना, या फिर कोई भी नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाना, कोई भी नए ज़िले बनाना उस राज्य के अंदर, वो सारा का सारा हमारा गवर्नर के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए सेंटर की कोई भी प्रोविजंस की ज़रूरत नहीं होती, सेंटर का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं होता। अब 6ठी अनुसूची के राज्यों की बात की जाए तो 6ठी अनुसूची के जो राज्य होते हैं उनके अंदर देखिए डिस्ट्रिक्ट्स काउंसिल होती है हम लोगों की एक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम लोगों की ऑटोनोमस होती हैं। ये हम लोगों का जो जैसे जो स्टेट का काम होता है वही हमारा इनके अंदर जो वो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करती है। जैसे भी कि जो भी इनके अंदर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी नया टैक्स वगैरह लगाना, या फिर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी काम करना, या फिर कोई भी अन्य रिलेटेड प्रोविजंस वगैरह को लागू करना, जो भी होता है वो हम लोगों का वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही करती है। देखिए अगर बात करूँ मैं इसके अंदर तो हम लोगों का जो 6ठी अनुसूची या के अंदर है जो उसके रिलेटेड जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 371A के द्वारा दिए गए हैं। तो साफ जाहिर सी बात है कि जो 6ठी अनुसूची के अंदर हम लोगों के जो स्टेट होते हैं वो सेंटर के ऊपर निर्भर नहीं रहते, और उन लोगों का जो भी हम लोग उनका रिवेन्यू से रिलेटेड जो कुछ भी होता है उन लोगों का वो सारा का सारा हम स्टेट्स अपने खुद से ही जनरेट करते हैं रिवेन्यू, उनको सेंटर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती। जबकि 5वीं अनुसूची के अंदर जो स्टेट आते हैं उनकी सेंटर के ऊपर रिवेन्यू के लिए डिपेंडेंसी रहती है। अच्छा, अगर बात की जाए तो जो ये हम लोगों की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं 6ठी अनुसूची के अंदर, इसके अंदर टोटल 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 26 जो सदस्य होते हैं वो तो डायरेक्ट हम लोगों के जो अडल्ट होते हैं, हम लोगों के वयस्क पर्सन होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। जबकि जो 4 इसके अंदर जो सदस्य होते हैं वो हमारे राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब जो ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और जो ये चुने जाते हैं, इनकी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर होते हैं, इनकी जो कार्य की अवधि होती है वो उन लोगों की
5 साल की होती है, यानी कि 5 साल के लिए ये मेंबर्स चुने जाते हैं हम लोगों के। अब जो ये चुने हुए मेंबर हैं वो तो 5 साल के बाद 5 साल तक पूरा कार्य कर सकते हैं अपना, जब तक डिसॉल्व ना कर दिया जाए, उसको रद्द ना भंग ना कर दिया जाए हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। जबकि जो हम लोगों के 4 मनोनीत होते हैं, हम लोगों के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ये हमारे जब तक गवर्नर चाहे तब तक ही रह सकते हैं, यानी इनको गवर्नर किसी भी टाइम पे हटा सकता है। अगर और बात की जाए तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस बारे में कि भी जो भी भूमि, जल, नहर, पानी, खेतों की शिफ्टिंग, ग्राम संपत्ति या फिर किसी भी तरह की तलाक, विवाह, सामाजिक रीति से रिलेटेड, इन लोगों से रिलेटेड कोई भी नए कानून बना सकते हैं। बट ऐसे कानूनों को बनाने के लिए क्या होता है कि राज्यपाल की सहमति लेनी पड़ती है इनको। जबकि अगर बात करूँ 5th शेड्यूल वालों की, अगर हमें कोई भी नए कानून बनाने होते हैं उसके अंदर, स्टेट्स के अंदर, तो वहाँ पर हम लोगों को प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी होती है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसी तरह यहाँ पर जो भी इन स्टेट्स के अंदर जो भी हम लोगों के रिवेन्यू से लेकर के रिलेटेड जितने भी फैसले होते हैं हम लोगों के, वो हमारे सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ले सकती है। जैसे कोई भी नया कर लगाना, कोई भी नया टैक्स लगाना, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कर सकती हैं। अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो देखिए जो अरुणाचल प्रदेश था वो हम लोगों का पहले असम का हिस्सा था। इसको अरुणाचल प्रदेश को 1972 के अंदर यूटी बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, और 1987 के अंदर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश के अंदर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि हम लोगों की तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के अंदर जो हम लोगों की तिब्बत के अंदर जो हम लोगों की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तसंगपो नाम से बुलाते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर काफ़ी बार पूछा जाता है। तिब्बत के अंदर तसंगपो के नाम से बुलाते हैं इसको, और जब ये आंध्र प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर इसका नाम दिहांग हो जाता है। ब्रह्मपुत्र की अगर सहायक नदी की बात की जाए तो इसकी सबसे सहायक नदी है वो है लोहित नदी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। नेशनल पार्क की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो नेशनल पार्क, उनके अंदर सबसे फेमस नेशनल पार्क और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, वो है नामधापा नेशनल पार्क। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो दिबांग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी काफ़ी फेमस है। चलिए चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे की बात की जाए तो जो वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे है वो हमारा मनाया जाता है 13 अगस्त को। वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे होता है, देखिए ये क्या होता है कि अभी हमारे बहुत से क्या होते हैं, दुनिया के अंदर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हम लोगों के कोई भी ऑर्गन के कमी के कारण अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। जैसे किसी को आंखें नहीं है, कोई अंधा है, कोई किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे था हमारा ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए चलाया गया था। अब ये होता क्या है, देखिए ऑर्गन डोनेट कौन कर सकता है? ऑर्गन दो तरह के इंसान डोनेट कर सकते हैं, एक तो जिंदा और एक मृत। अब जिंदा जो इंसान होते हैं वो खुद की कंसेंट के हिसाब से ऑर्गन को डोनेट कर सकता है, जबकि जो मृत होते हैं इंसान, उसके अंदर उस इंसान की फैमिली भी डोनेट कर सकती है ऑर्गन्स को। अब जो मृत इंसान है उनके अंदर जो फैमिली ऑर्गन्स को डोनेट कर सकती है वो सिर्फ उसी केस, एक ही केस के अंदर किया जाता है जब वो व्यक्ति ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है हम लोगों का मेडिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, तभी हम लोग इसको डोनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी रजिस्टर करवा सकते हैं, आप लोगों का कोई भी व्यक्ति अपने मरने से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है अथॉरिटीज़ के साथ कि भी मैं
अपने और मरने के बाद मैं अपने ऑर्गन्स डोनेट कर दूंगा। देखिए, अगर आप लोग किसी को ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं कि तो आपकी वजह से किसी की लाइफ अच्छी हो सकती है, किसी को अंधे को आपकी मदद के हिसाब से देख भी सकता है वो, तो काफ़ी हेल्प होती है इससे, तो हम सभी को करने चाहिए। वर्ल्ड ऑर्गन डे की बात की जाए दोस्तों, तो इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्गन डे था वो हमारा जो 6वां वर्ल्ड ऑर्गन डे था 2010 के अंदर, तब से हम लोग मना रहे हैं। यानी कि जब वर्ल्ड के अंदर 6ठा ऑर्गन डोनर डे मनाया जा रहा था, तब हम लोगों ने पहला ऑर्गन डे मनाया था। इंडिया के अंदर अगर बात की जाए, प्रति 10 लाख आबादी के ऊपर जो ऑर्गन डोनेट करने वाले हैं उनका प्रतिशत है 0.65। और जो हम लोगों के इंडिया के अंदर जो ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए जो हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो है नोटो, जिसे हम लोग राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के नाम से जानते हैं, जिसे 2001 के अधिनियम के द्वारा संशोधन के द्वारा बनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों को वो है, बांग्लादेश के अंदर किस भारतीय नए राजदूत को नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश के अंदर जो अभी नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो है हमारे विक्रम कुमार डोराविस्वामी। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बांग्लादेश के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी जो है वो है टका। ये देखिए, ये बांग्लादेश दिया हुआ आपको लोगों का, एक तरफ से हम लोगों का ये इधर इंडिया से घुरा हुआ है 3 तरफ से, और एक तरफ इसका बॉर्डर है जो म्यांमार के साथ लगता है। जो इसके यहाँ के प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के वो हैं अब्दुल हामिद। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जो वो है शेख हसीना। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो बंगाली है। ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। यहाँ का पॉपुलेशन के अंदर बात की जाए तो लगभग 16.5 करोड़ के आसपास की जो जनसंख्या है, जिसके अंदर ये 8वें स्थान पर आता है पूरे दुनिया के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन अभी बात की जाए। देखिए, बांग्लादेश के अंदर बात की जाए तो इंडिया और बांग्लादेश ने 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर बांग्लादेश के साथ रिसेंटली साइन किए थे, जिनके ऊपर काम कर रहा है। पहली जो परियोजना थी वो है कि जो पश्चिम बंगाल के अंदर बहरामपुर है, वहाँ से जो हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी है वो बांग्लादेश को प्रोवाइड की जाएगी। 500 मेगावाट की पूर्ति की जाती है, जो कि भेरमारा इंटरजेक्शन है वहाँ से उन लोगों को की जाती है बहरामपुर के अंदर से। दूसरी जो परियोजना थी हमारी इंडिया और बांग्लादेश के लिए वो थी हमारी अखौरा अगरतला रेलवे लिंक का निर्माण करना। यानी कि हम लोगों का जो अगरतला है इंडिया के अंदर, वहाँ से लेकर के बांग्लादेश के अखौरा तक हम लोग एक रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग डायरेक्टली रेल के माध्यम से जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हम लोगों के सामान होते हैं, उनको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सके आसानी से। तीसरी जो परियोजना थी वो थी बांग्लादेश के अंदर जो कुलोरा और शहबाजपुर से के बीच में जो रेलवे लाइन है उसको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। इंडिया की मदद से बांग्लादेश अपग्रेड कर रहा है। तो ये 3 प्रोजेक्ट जो रिसेंटली चल रहे थे। इसके अलावा अगर और प्रोजेक्ट की बात की जाए तो जो हम लोगों की रिलायंस है कंपनी है, वो भी बांग्लादेश के अंदर है। जो हम लोगों का वो एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा रही है, जो कि गैस के द्वारा संचालित किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि भी पिक्सल का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, जो पिक्सल का आविष्कार किया था वो हमारा रसल किर्श ने किया था, जिनका कि अभी हाल ही के अंदर निधन हो गया था। दोस्तों, इनको पिक्सल के आविष्कार के रूप में और फर्स्ट डिजिटल फोटोग्राफ स्कैनर के रूप में भी फादर के रूप में जाना जाता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थे हमारे रसल क्रिक्स। और ये जो इनके अंदर जो हाथ में देख रहे हैं फ़ोटो थी, ये हमारी दुनिया की पहली फ़ोटो थी जिसको डिजिटली स्कैन कर दिया गया था, जो कि इनके बेटे वोल्डन की थी।
चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का वो है, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम से किस राज्य के पुलों का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के पुलों का उद्घाटन जिस राज्य ने किया है वो हमारा गुजरात के अंदर ही ये किया गया है। ये देखिए, गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद शहर है हम लोगों का, उसके अंदर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम से 2 पुलों का उद्घाटन किया गया है। जबकि एक जो रेलवे ओवरब्रिज है उसको आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे ओवरब्रिज के नाम से भी उद्घाटन किया गया है। तो इन 3 ब्रिजों का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने शांत प्रकाशमान सितारों की खोज की है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड ही एनहेंस्ड कूल ब्राइट स्टार्स? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो है आप लोगों का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, यानी कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी देखिए, जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, इसने हम लोगों का जो हम लोगों का एक क्लस्टर है हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज के अंदर, उसके अंदर एक नए स्टार्स की खोज की जो कि ई एनहेंस्ड कूल ब्राइट स्टार है, यानी कि बिल्कुल हम लोगों की कम टेम्परेचर के ऊपर ठंडी उसके अंदर टेम्परेचर के अंदर आ गए हैं, ऐसे उनकी खोज की है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच इंडियन स्टेट टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक? भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा जो कि पूर्ण रूप से जैविक बन गया है? तो इसका आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सिक्किम, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, सिक्किम भारत का और पूरी दुनिया का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि पूरी तरह से जैविक के ऊपर निर्भर है, यानी कि यहाँ पर जो हम लोगों के आर्टिफिशियल जो रसायन होते हैं, जैसे कि जो हम लोग खेती वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, डीएपी वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी पूरी करने के लिए खेती के अंदर, वो हम लोगों के इसके अंदर फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किए जाते। पूरी तरह से ऑर्गेनिक के ऊपर ही ये डिपेंडेंट है। देखिए, अभी हाल ही के अंदर जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अंदर बताया गया है कि जो इंडिया है वो जैविक खेती के अंदर जो क्षेत्रफल आता है उसके हिसाब से इंडिया जो हमारा वो पहले स्थान पर है। यानी कि पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया के ऊपर जैविक खेती की जाती है। जबकि जो जैविक खेती के अंदर काम कर रहे किसानों की संख्या की बात की जाए तो वो हमारा उसके अंदर 9वें स्थान के ऊपर ये आता है। और सिक्किम हमारा ऐसा स्टेट बन गया है जिस पूरी तरह से जैविक खेती के ऊपर ही काम करता है, यानी कि फर्टिलाइजर्स का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। और जो हमारे त्रिपुरा उत्तराखंड है वो भी हमारे लगभग इसी टारगेट को अचीव करने की राह पर है। देखिए, गवर्नमेंट क्या हो रही है, गवर्नमेंट भी जो हम लोगों की वो जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। देखिए, जैविक खेती का क्या होता है, जैविक खेती के अंदर हम लोगों का जो जितने भी अपशिष्ट होते हैं, जैसे कि पेड़ वगैरह की पत्तियाँ हो गई या फिर घर से और भी जो कचरा निकलता है, जैसे हम लोगों का फूल पत्ते या फिर सब्जी के या फिर जो भी अवशिष्ट होते हैं, गोबर हो गया हम लोगों का, जो कि प्रोडक्ट जो कि हम लोगों के अपशिष्ट होते हैं जानवरों के, उनको हम लोग बायोडिग्रेड करके गला सड़ा करके हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, नेचुरल कंपोस्ट बनाते हैं, प्राकृतिक खाद को बनाते हैं और उस खाद को हम लोग है वो खेतों के अंदर यूज करते हैं, जो कि हम लोगों के फर्टिलाइजर्स की जगह इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे क्या होता है कि देखिए, जब ये हम लोगों की जो प्राकृतिक खाद होती है ये हम लोगों की जो केमिकल्स से नहीं होती, इसके अंदर केमिकल रहित होती है। तो इससे क्या होता है कि ये हम लोगों की जो स्वास्थ्य होता है उसके लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है और हानिकारक नहीं होती। जबकि जो हम लोगों का जो हम लोग फूड वगैरह या फिर जो भी खेती करते हैं फर्टिलाइजर से, उससे क्या होता है कि वो एक तो स्वास्थ्य के लिए ऊपर हम लोगों के हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करती है, ऊपर से उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो हम लोगों की मिट्टी होती है उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है, प्रोडक्शन पावर होती है, वो भी कम होती चली जाती है धीरे धीरे। तो इसलिए गवर्नमेंट भी है जो हम इंडिया की जो गवर्नमेंट हमारी वो जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए उसने काफ़ी प्रोत्साहन मिशन भी चलाए हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए स्पेशली चलाया गया है। क्योंकि देखिए, जो हम लोगों के नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं वो उनके अंदर वैसे ही पहले ही जो हम लोगों का जो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल है वो कम होता है और मोस्टली जो वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करते हैं।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि अभी अभी क्या हुआ कि इजराइल ने और जो हम लोग यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी सऊदी अरबिया, उसने दोनों ने एक पैक्ट साइन कर लिया है, जिससे कि वो जो उनके कल्चरल कोऑपरेशन है, जो प्रोडक्शन है उसके अंदर, व्यापार के अंदर, और जो एजुकेशन सेक्टर है और कल्चरल सेक्टर के अंदर एक दूसरे को हेल्प करेंगे और एक दूसरे की बढ़ावा देंगे और व्यापार के अंदर करेंगे। अब हुआ क्या है कि देखिए काफ़ी समय से इजराइल के अंदर और यूएई के अंदर संबंध है जो अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन अभी दोनों ने पैक्ट साइन किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये सब जो हुआ हम लोगों का, जो ये अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, उनकी हेल्प से ही किया गया है। अब देखिए काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में है जो किसी अलग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी इसके अंदर जो है डिटेल आपको वो बतानी पड़ेगी, जो कि काफ़ी टाइम लेगी। अब इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए देखिए स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली क्या इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो इजराइल और यूएई है उन दोनों के साथ ही हमारे काफ़ी अच्छे संबंध है और दोनों से ही हम लोग जो व्यापार है वो करते हैं। यूएई हो गया हम लोगों का काफ़ी स्ट्रेटजिक पार्टनर हम लोगों का, जिसके साथ भी हम लोग जो हम लोगों का जो ऑयल वगैरह है वो लेते हैं और काफ़ी अच्छी हम लोगों की हेल्प भी करता है। और जबकि इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के साथ भी हम लोगों का अच्छे संबंध है। इजराइल से हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर बात की जाए या फिर मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी के अंदर बात की जाए तो वो हम लोग काफ़ी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो इजराइल के साथ भी हम लोगों के काफ़ी अच्छे संबंध है, तो इससे इंडिया को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का वो है कटरा से दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है। तो देखिए कटरा से लेकर दिल्ली तक एक नया एक्सप्रेस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसके जो बनाने की डेडलाइन रखी है गवर्नमेंट ने वो रखी है 2023, यानी कि 2023 तक ये बन के तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो बनाया जा रहा है कटरा से लेकर दिल्ली तक का एक्सप्रेस वे, ये हमारा 6 लाइन का 6 लेन होगा। अब इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का कहना है कि जो हम लोगों का दिल्ली से लेकर कटरा का जो टाइमिंग होगी वो हम लोगों की घट करके 6.5 घंटे हो जाएगी, यानी कि हम लोग दिल्ली से कटरा 6.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, तो काफ़ी फास्ट रास्ता है हम लोगों का, जो कि अमृतसर और लुधियाना है जो हम लोगों के पंजाब के वहाँ से होता हुआ जाएगा। इसके अंदर लगभग 35,000 करोड़ की लागत है जो कि आएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है मोइरा केला, हरमल चेलिया और खाज किस राज्य को हाल ही में जीआई टैग में दिया गया है। तो जो हम लोगों के मोइरा केला और हरमल चेलिया और खाज है वो किस राज्य के प्रोडक्ट्स हैं, यानी किस राज्य के प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए जो मोइरा केला है ये हमारा गोवा के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। अब जीआई टैग क्यों दिए जाते हैं, देखिए जीआई टैग का क्या अर्थ होता है, जो हमारा जीआई टैग वो वहाँ की भौगोलिक उसकी उत्पत्ति को दर्शाते हैं, कि यानी कि भाई ये प्रोडक्ट यहाँ से संबंधित है। इससे क्या होता है कि इससे वहाँ के उस प्रोडक्ट को काफ़ी बढ़ावा भी मिलता है और वहाँ से व्यापार के अंदर भी उसको काफ़ी अच्छी प्रोडक्शंस के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है हम लोगों की, और एम्प्लॉयमेंट को भी काफ़ी जनरेट होती है, जिससे कि और हम लोगों को जो गुणवत्ता होती है उसकी भी एश्योरिटी मिल जाती है। ये देखिए जो हम लोगों का जीआई टैग जो प्रदान करता है, उस संस्था जो हमारी जीआई टैग देती है उसका जो मुख्यालय है वो हमारा चेन्नई के अंदर है, तमिलनाडु स्टेट के अंदर है। और इसने रिसेंटली काफ़ी जो है स्टेट से रिलेटेड उनको जीआई टैग दिया गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ से आपको कमेंट के अंदर बताना है कि सबसे पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को, किस राज्य के प्रोडक्ट को दिया गया था, ये आपको ऑप्शन के अंदर बताना है। आज का जो आपका क्वेश्चन ऑफ डे है वो है किस राज्य सरकार ने देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शुरू करने की योजना बनाई है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का सेशन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए और बाकी नई वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को
दबा करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें, ताकि आपको सभी की सभी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।